हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम 3 फार्म्स बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। जजमेंट वाला तो हम पहले देख चुके थे, लेकिन आज हम ये देखेंगे जो स्टे लगाया गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 फार्म्स बिल पर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो पास किए थे 14 सितंबर 2020 को। आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे क्या जुडिशरी के पास पावर है या नहीं है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है पहले, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं। किस जुडिशरी जो है यहाँ पे किस मतलब कहना चाहिए पोजीशन में, या किस क्या मतलब सोसाइटल वेलफेयर का फेवर लेते हुए, जैसे कि रिट पिटीशन फाइल की जाती है। मान लीजिए 3 फार्म्स बिल के अगेंस्ट भी काफ़ी रिट पिटीशन फाइल की गई, तो इसलिए जुडिशरी को इसकी ज़रूरत पड़ी कि वो एक मीडिएटर की तरह काम करे। जो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपने जजमेंट में ये चीज़ क्लियर की है कि वो एक मीडिएटर की तरह काम कर रही है, और दोनों ही पार्टीज़ को जो है सुलह के द्वारा या बातचीत करके इस पर कोई ना कोई नतीजे पर जाना चाहिए। क्योंकि सोसाइटल वेलफेयर जो है, या कहना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, ये इसमें बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं चल रहा है, जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ मानते हुए इसमें इंटरफेयर किया। वैसे तो ये लेजिस्लेटिव का अपना काम है और विधायिका का या एग्जीक्यूटिव का काम है, लेकिन इसमें जुडिशरी ने इंटरफेयर किया तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म का फेवर लेते हुए और मीडिएटर की तरह काम करते हुए किया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर भी किया अपने जजमेंट में। और उसने जो है पहले तो सुप्रीम कोर्ट को एक तरह की कहा था, स्ट्रिक्टली कहा था कि या तो आप इस पे रोक लगाइए या फिर हम लगा देंगे। फिर उसी दिन जिस दिन मतलब ये जजमेंट पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में ये जजमेंट पास किया था कि या तो आप मंडे से मतलब 11 जनवरी को 11th ऑफ जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि या तो आप इस पर स्टे लगा दीजिए वरना हम लगा देंगे। फिर जब अगले दिन मतलब ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट को इस पर ज़रूरत महसूस हुई तो उसने जो है स्टे लगा दिया, अभी होल्ड पर रख दिया। होल्ड पर रखने से मतलब है जब तक कि सोसाइटी का, या कहना चाहिए 3 फार्म्स बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनका माहौल ठीक हो, तब तक के लिए इसे होल्ड पर रख दिया गया है कि ये जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे ये तीनों लॉज जो फार्म एक्ट को या फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और मैं ये भी बताती चलूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है मैटर नहीं था एग्रीकल्चर पर लॉ बनाने का। ये मैंने अपनी 3 फार्म्स लॉ को, 3 फार्म्स एक्ट पे जो मैंने 2 वीडियो बनाई हैं उसमें भी ये चीज़ क्लियर की है। ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर था, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जो है नेचुरल जस्टिस का हवाला देते हुए इस पर मतलब 3 फार्म्स लॉज लाई है। लेकिन जो मैंने बताया था लिस्ट 1 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जो शेड्यूल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें, और लिस्ट 2 में जो है स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है लॉ, और जो कंकरेंट लिस्ट 3 है उसमें दोनों ही बना सकती है, सेंट्रल और स्टेट। चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर था, लेकिन इस पर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने लॉज बनाए, तो उसमें जो है ये कहा जा रहा है, ये माना भी जाएगा कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है। और लेकिन इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए समझदारी से या चालाकी से कह लीजिए अपना पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए क्या हो, या सोसाइटी के, वो तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बताइए, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडा नज़र आ रहा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट वो जो लीडिंग पार्टी है उसने अपने मैनिफेस्टो में भी काफ़ी सारे एजेंडे बताए थे, उनमें से जो है 3 फार्म्स लॉ जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बनाया गया है, जो कि जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है लॉ। तो वो बहुत कहना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालाकी दिखाई यहाँ पे, और शरारत दिखाई, अपनी शरारत की है एक तरह से, जो कि इसका नतीजा अभी हम देख रहे हैं सोसाइटी में कितना मतलब कहना चाहिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, 50 से 55 दिन इसको हो चुके हैं और लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। और उसके अलावा जो है काफ़ी सारे जो ग्रुप हैं वो इससे भी जुड़ते जा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सबसे पहले ये पंजाब और हरियाणा में से स्टार्ट हुआ, और पंजाब में पहले भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो कहना चाहिए एग्रीमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो फार्मिंग होती थी पहले से होती चली आ रही है ये, लेकिन वहाँ पे जो है इसीलिए वहाँ पे ये फेल हो गया, इसी वजह से वहाँ के किसान सबसे पहले प्रोटेस्ट करने स्टार्ट हुए।
हुए। तो आज की मेन वीडियो तो हमारी जो है स्टे को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया जो 3 फार्म्स लॉज है उसको लेके, और ये वीडियो आज थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये काफ़ी डिटेल वीडियो बनने वाली है। तो इसलिए आपको इस पे जो है अगर नोट्स बनाने हो तो वीडियो पॉज करके आप वो नोट्स भी बना सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट कहना चाहिए करंट अफेयर से रिलेटेड कह लीजिए, या लीगल नॉलेज से रिलेटेड ले लीजिए, जो कि हर पर्सन को अपनी लीगल नॉलेज एनहेंस करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। अगर आपको लगे तो आप उस पर नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया तो इसमें एक चीज़ देखने वाली ये होती है, इस सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू रिपील 3 फार्म्स एक्ट 2020। ये जो 2020 के 3 फार्म्स लॉज हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इन्हें रिपील करने की, ये भी हम देखेंगे। लेकिन इसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ा एक तरह से टॉपिक है, तो उस पर हम अलग बाद में देखेंगे। लेकिन आज हम स्टे को लेकर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया कौन सी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, वो मैंने एक वीडियो जुडिशल एक्टिविस्ट में की बताई है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं इसके साथ, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया वो टेम्परेरी स्टे है, ये होल्ड पे रखा गया है अपॉन द 3 फार्म्स एक्ट 2020। ठीक है, जो कि 14 सितंबर 2020 को पास हुए थे ध्वनि मत से। ठीक है, तो उसमें हम किसने पार्लियामेंट में पास हुए थे। अब हम उसमें ये देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट पुट्स 3 फार्म्स लॉज ऑन होल्ड, होल्ड पर रख दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 3 फार्म्स लॉज को। हियर इज एवरीथिंग द एपेक्स कोर्ट सेड टुडे। जो एपेक्स कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स से मतलब होता है बड़ा कोर्ट, तो सबसे ऊपरी कोर्ट से मतलब होता है एपेक्स कोर्ट से। तो वो जो है उसने क्या कहा है स्टे को लेके, आज हम जजमेंट को देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग केम ड्यूरिंग ए हियरिंग ऑन पिटिशंस चैलेंजिंग द फार्म लॉज। तो जो फार्म लॉज को लेके पिटीशन फाइल की गई, रिट पिटीशन फाइल की गई, उसको सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एंड द फार्मर एजिटेशन एट द दिल्ली बॉर्डर्स। जो फार्मर्स हैं उन्होंने दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से घेरा हुआ है। ए डिटेल्ड ऑर्डर इज एक्सपेक्टेड लेटर इन द डे। तो एक इस पर डिटेल ऑर्डर की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी सभी को, तो वो हम देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे को तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से फटकार लगाई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाई कि आप 3 फार्म्स लॉ को या तो होल्ड पर रख दीजिए वरना हम रख देंगे, स्टे लगा दीजिए इस पर। और फिर उसके बाद ट्यूसडे को जो 12 जनवरी 2021 को पुट ऑन होल्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 फार्म्स लॉज। इम्प्लीमेंटेशन से मतलब है प्रैक्टिकल यूज़ में, मतलब जो लोग हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होने में इम्प्लीमेंटेशन इन लॉज का नहीं होगा, उसे कुछ टाइम के लिए होल्ड्स पे रख दिया गया है जब तक कि ये प्रोटेस्ट चल रहा है या सोसाइटी का माहौल ठीक हो तब तक के लिए। अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ ए कमिटी ऑफ एक्सपर्ट, और साथ ही साथ एक्सपर्ट की एक कमिटी भी बनाई गई परपोर्टली टू सजेस्ट इफ एनी चेंजेस वर नीडेड इन द एनेक्टमेंट्स। और ये भी कहा गया अगर कुछ इसमें चेंजेस किए जाए तो वो भी करने पड़ जाए तो गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। विच आर बीइंग ओपोज्ड बाय द फार्मिंग कम्युनिटीज़, जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ है उनके अगेंस्ट है या उनके खिलाफ है। ठीक है, ये 3 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 जजेस की बेंच ने इसमें जजमेंट दिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने S.A. बोबड़े थे, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड A.S. बोपन्ना एंड वी रामा सुब्रमण्यम। इन 3 जो जजेस हैं इन तीनों ने इसमें जजमेंट दिया। हाउएवर सेड ड्यूरिंग द हियरिंग दैट द सस्पेंशन कैन नॉट बी इन्फिनिट और फॉर एन एम्पटी पर्पस। इसका मतलब जो कहना चाहिए सस्पेंशन जो है इन लॉज का वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। द बेंच सेड इट विल मेक इट क्लियर इन द डिटेल्ड ऑर्डर टू बी पास्ड लेटर ट्यूसडे दैट द लैंड ऑफ फार्मर्स कैन नॉट बी सोल्ड अंडर द न्यू लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि ये जो न्यू लॉ है इसमें डिटेल में बताया कि इसमें जो है फार्मर्स की ज़मीनों को या फार्मर्स की जो वो है प्रॉपर्टी है, जैसे कि फार्म होते हैं उन्हें
जिस पे वो खेती करते हैं उन ज़मीनों को सोल्ड नहीं किया जाएगा। वी हैव द पावर टू सस्पेंड द लेजिस्लेशन बट द सस्पेंशन ऑफ लेजिस्लेशन मस्ट नॉट बी फॉर एन एम्पटी पर्पस। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि हमारे पास लेजिस्लेशन को जो है सस्पेंड करने की पावर है, लेकिन इसका ये एक सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक ही ये सॉल्यूशन नहीं है। वी विल फॉर्म ए कमिटी, हम एक कमिटी बना रहे हैं विच विल सबमिट ए रिपोर्ट टू अस, जो हमें एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। एवरी पर्सन हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज एक्सपेक्टेड टू गो बिफोर द कमिटी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी पार्टी, चाहे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फार्मर्स के जो ग्रुप हैं वो हो, अगर वो लोग रियल में एक्चुअल में इसका कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो कमिटी में जाएंगे या उसमें अपनी बात रखेंगे। द कमिटी विल नॉट पनिश यू और पास एनी ऑर्डर। जो कमिटी है वो ना तो कोई पनिशमेंट देगी ना ही कोई ऑर्डर पास करेगी। इट विल सबमिट ए रिपोर्ट टू अस, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। रिमार्क द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडिंग, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ऐसे बोबड़े ने अपने इस जजमेंट में ये चीज़ जो है, जजमेंट जो डिलीवर किया गया उसमें ये चीज़ क्लियर कर दी। द डेज हियरिंग वॉज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ सीनियर लॉयर्स दुष्यंत दवे, H.S. फुल्का और कॉलिन गोन्सेल्व्स। जो ये तीन वो थे लॉयर्स, सीनियर लॉयर्स की एब्सेंस में, ये रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फार्मर्स एसोसिएशंस, जो फार्मर्स के अलग अलग एसोसिएशन है, ये तीनों को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे लॉयर्स, वो तीनों ही कह रहे एब्सेंट रहे। तो एडवोकेट M.L. शर्मा, जो एडवोकेट M.L. शर्मा हैं वो रिप्रेजेंट सम ऑफ द यूनियंस, वो यूनियंस को क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। टोल्ड द बेंच, बेंच से बोले दैट सम फार्मर्स हैड टोल्ड हिम, कुछ फार्मर्स ने उनसे कहा दैट वर नॉट विलिंग टू गो बिफोर द कमिटी, कि वो कमेटी के पास जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। द बेंच सेड मेंबर्स ऑफ द बार मस्ट शो सम लॉयल्टी। तो बेंच ने कहा कि जो मेंबर्स हैं फार्मर्स की जो एसोसिएशन है उन्हें सब कुछ जो है लॉयल्टी दिखानी चाहिए टू द जुडिशल प्रोसेस, जो जुडिशल प्रोसेस है उसके लिए। यू कैन नॉट इंजेक्ट द प्रोसेस, आप जो है ये जो प्रोसेस है इसको इंजेक्ट नहीं कर सकते या इसे डिनाई नहीं कर सकते। इफ़ इट डज नॉट सूट यू, अगर ये आपको सूट नहीं कर रही है, यू विल हैव टू कोऑपरेट, तो आपको इसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए विद अस एंड अकॉर्डिंगली स्पीक टू द क्लाइंट, और उसके साथ जो है अपनी बात सामने रखनी चाहिए। You cannot tell us negative without telling something positive to your clients, मतलब आप अगर कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं रख सकते तो नेगेटिव रखने का भी आपके पास आप नहीं रख सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही जो फार्मर्स कमेटी है उनको, क्योंकि वो कमेटी में को ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं थे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर थे उन्होंने ये चीज़ कोर्ट में क्लियर कर दी। द कोर्ट सेड इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग द कमिटी टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड सिचुएशन। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडिड ऑल it needs to be seen is which part needs to be deleted from the law and which should stay। इसमें यह कहा गया है जो कमिटी है उसके सामने जो है आप अपनी बात रखिए, जो फार्मर्स ग्रुप है वो लोग, और उसे जो लॉ है उसको ठीक तरीके से उसे समझिए, और जो ग्राउंड है उसके जो उस ग्राउंड की जो सिचुएशन है उसे समझिए। मतलब क्या ये इतना प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस सिचुएशन को भी समझ के जो है कमेटी में आइए, ये सब कहा। और ये भी कहा कि हम इसके जो है लॉ को जो है कुछ पार्ट डिलीट नहीं कर सकते, आपको जो है ये चीज़ रखनी चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का और फार्मर्स का मैटर है, तो आप आपस में बैठ के बात चीज़ सुलह कर लीजिए। एक तरह से मीडिएटर का काम कर रहा है यहाँ सुप्रीम कोर्ट। और कमिटी को चाहिए कि उनकी बात सुने, किसकी, फार्मर्स की, और फार्मर्स को भी चाहिए कि कमिटी के सामने अपनी बात रखे। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी। द कमिटी इट पॉइंटेड आउट इज़ पार्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस इन दिस केस। इस केस में जो कमिटी है वो एक जुडिशियल प्रोसेस की तरह देखा जा रहा है। द सेंटर में हैव ए स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड फार्मर्स वांट रिपील। जो सेंटर है उस पर स्पेसिफिक इंटरेस्ट है किसमें, फार्मर्स में, और फार्मर जो है उसे रिपील करें। द कोर्ट सेड द पॉइंटेड आउट दैट ए नॉलेजेबल पर्सन हैज़ टू टेल द कोर्ट व्हाट इज़ द कंप्लेंट ऑफ द ग्राउंड। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने
कि वो पॉइंट सामने लाए जाएं जो कि नॉलेजेबल है, और नॉलेजेबल जो पर्सन है वो लोग सामने आए और वो जो है कोर्ट के सामने बताएं कि व्हाट इज़ द कंप्लेंट ऑन द ग्राउंड, कि किस ग्राउंड पे कंप्लेंट की गई है कोर्ट में। ठीक है, अब इसके बाद हम एडवोकेट शर्मा जो थे, जो एडवोकेट एमएल शर्मा या एडवोकेट शर्मा जो हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केस में, वो क्या बोले, ऑल्सो सेड दैट द फार्मर्स वर अपसेट दैट द प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट स्पीकिंग टू देम। तो उन्होंने ये भी कहा, जो एडवोकेट एमएल शर्मा थे, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो फार्मर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने उनसे ठीक से बात नहीं की। टू this the chief justice said the court cannot ask the PM as he is not a party before it। उन्होंने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि जो हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि PM जो है वो हमारे पास आए या हमसे हमारे पास अपना पक्ष रखें, क्योंकि इसमें जो है PM पार्टी नहीं है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब है जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है वो। ठीक है, उसमें सभी होते हैं, लेजिस्लेटिव पूरी ही लेजिस्लेटिव की तरफ से, जिस क्या बोलते हैं, एक लॉयर जो है वो बात रख रहे हैं, डायरेक्ट PM नहीं आए। तो वो चीज़ कही गई सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस थे उनके द्वारा। फिर हम देखते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इंटरवेंट एंड टोल्ड द कोर्ट। वो इंटरवेंट करते हैं और कहते हैं कोर्ट से दैट द एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज़ टॉकिंग टू द फार्मर्स। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्हें वो जो है फार्मर से बात की। व्हेन वन ऑफ द लॉयर्स सेड देयर इज़ ए कन्फ्यूजन that it is a mediating committee, the court responded who said it's mediation। तो कोर्ट रेस्पॉन्डेड होगी कि मीडिएशन कमेटी है और ये चीज़ मानी गई। द बेंच ऑल्सो आस्क्ड अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल, अबाउट द चार्जेस बाय वन ऑफ द पार्टीज दैट ए बैंड आउटफिट सिख फॉर जस्टिस वाज एडिंग द प्रोटेस्ट। जो सिक्स इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उन्होंने कहा इनके बारे में कि वो उन्हें जो है पार्टी को बैंड किया जा रहा है, बैंड आउटफिट बैंड करने के लिए। द अटॉर्नी जनरल रिपील्ड वी हैव बीन इन्फॉर्म देयर इज़ ए खालिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन इन द प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ भी कही गई। द बेंच ऑल्सो आज अटॉर्नी जनरल जो के वेणुगोपाल थे, उन्होंने जो है सिख समुदाय के से लेकर ये भी कहा कि वो जो है खालिस्तानी बताया जा रहा उन्हें। तो इस पर भी सवाल उठे कि जो सिख समुदाय है वो खालिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहा है, ये चीज़ कही गई जो सोसाइटी है उसका माहौल ख़राब करने के लिए, यह चीज़ क्लियर करने वाली है। और कहना चाहिए इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय रही ये भी देखने लायक है। द बेंच आज द अटॉर्नी जनरल टू से द सेम ऑन द एफिडेविट विच द सीनियर लॉ ऑफिसर एग्रीड टू। तो सीनियर इसमें ये एफिडेविट लगाने के लिए कहा कि क्या वाकई में वो क्या बोलते हैं खालिस्तानी है या नहीं है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, ये सब चीज़ें। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो नोटेड द एब्सेंस ऑफ दवे गॉन्सेल्व एंड फुल्का एट ट्यूसडे हियरिंग में ये तीनों जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये नोटिस किया, ये नोटेड किया कि दवे की एब्सेंस में गॉन्सेल्वे एंड फुल्का जो ट्यूसडे की हियरिंग थी उसमें एब्सेंस होने की वजह से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे सबमिटेड इट्स ए कॉन्सिडेंस दैट दे आर नॉट प्रेजेंट इन हियरिंग टुडे। ठीक है, तो हरीश साल्वे जो है कॉन्सिडेंस क्या करे सबमिट करे दैट दे आर नॉट प्रेजेंट इन हियरिंग टुडे, जो कि हियरिंग के टाइम पे नहीं थे। ये तीनों जो थे तीनों जो एडवोकेट्स थे वो लोग नहीं थे। दिस इज़ रियली कंसर्निंग ही सेड, साल्वे सेड दैट द रिपब्लिक डे परेड शुड गो ऑन अनअफेक्टेड। ये भी कहा जो साल्वे थे, हरीश साल्वे जो थे सीनियर एडवोकेट, उन्होंने ये भी कहा जो रिपब्लिक डे परेड है वो जो है बिना किसी ट्रबल के या बिना किसी अनअफेक्टेड किए बगैर वो जो है ठीक तरीके से हो जाए, क्योंकि फार्मर्स ये भी कह रहे हैं कि हम जो है 26 जनवरी की परेड में पार्टिसिपेट करेंगे और राजपथ पे अपने
ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। द कोर्ट सेड इट विल इशू नोटिस टू द दिल्ली पुलिस ऑन द प्ली, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एक इशू उठाया गया बाय द सेंटर के द्वारा अगेंस्ट एनी ट्रैक्टर या व्हीकल रैली, किसी ट्रैक्टर रैली के या व्हीकल रैली के खिलाफ। ठीक है, ये जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इशू उठाया गया था। इन द नेशनल कैपिटल ऑन द रिपब्लिक डे, जो कि नेशनल कैपिटल में रिपब्लिक डे के दिन करने के लिए कह रहे हैं कौन, फार्मर्स या जो फार्मर्स ये ग्रुप है वो लोग। साल्वे ऑल्सो एडिड दैट देयर इज नो बेसिस टू द एप्रीहेंशन दैट लैंड ऑफ फार्मर्स who have entered into a contract under the न्यू लॉज विल बी सोल्ड। इसमें साल्वे जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने ये चीज़ भी कही कि जो कॉन्ट्रैक्ट में जो ज़मीन है फार्मर्स की वो इंक्लूड करने का मतलब ये नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये नहीं है फार्मर्स के साथ कि वो उनकी ज़मीन खरीद ली जाएगी। द लॉ डज नॉट अलाउ दैट, लॉ जो है जो 3 फार्म्स लॉज है उसमें जो लॉ है, फर्स्ट लॉ है वो जो एग्रीमेंट की बात करता है वो कहीं से कहीं तक भी ये चीज़ नहीं कह रहा है जिसमें जो है वो अलाउ नहीं करेगा कि फार्मर्स की ज़मीनें खरीद ली जाए कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर। ठीक है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रेस्पॉन्डेड दैट द कोर्ट विल एड ए वर्ड इन द ऑर्डर दैट नथिंग ऑफ दैट सोर्ट विल हैपन। तो साल्वे सेड द टू मेन कंसर्न वर वेदर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस विल बी डिसमेंटल्ड एंड लैंड सोल्ड। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ज़मीन है वो खरीदी तो नहीं जाएगी लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो देने के लिए सरकार क्या है, बाध्य है। बोथ विल नॉट हैपन ही एडिड, ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ज़मीन नहीं बेची जा रही है इलीगल तरीके से, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसमें ज़मीन नहीं बेची जाएगी या खरीदी जाएगी इलीगल तरीके से फार्मर्स की, ये इसमें ऐड किया गया। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह सेड द फार्मर्स नीडेड ए प्रोमिनेंट प्लेस लाइक रामलीला मैदान। सीनियर एडवोकेट जो विकास थे उन्होंने ये चीज़ भी माना कि प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोटेस्टर्स का जो है फंडामेंटल राइट है, इस लिहाज से पीसफुल प्रोटेस्ट अगर फार्मर्स कर रहे हैं तो उन्हें जंतर मंतर पर जगह देनी चाहिए या रामलीला मैदान में जगह देनी चाहिए और बोट क्लब में देनी चाहिए फॉर द प्रोटेस्ट करने के लिए। जो पहले फार्मर्स जा रहे थे लेकिन उनको दिल्ली पुलिस ने रोक लिया था बॉर्डर पर ही। और जो है इसमें हमने देखा हरियाणा सरकार ने भी वहाँ के रोड वगैरह तुड़वा दिए थे जिससे फार्मर्स वहाँ पे एंटर ना कर सके दिल्ली में। तो द कोर्ट सेड इट विल से इन द ऑर्डर दैट दे मे अप्लाई टू पुलिस फॉर परमिशन। ये कहा जा रहा है कि ये सब जो है पुलिस परमिशन से होगा। अटेम्प्टिंग टू एसुएज द कंसर्न ऑफ फार्मर्स, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सेड द लॉ सेज नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड इनटू द मॉर्टगेज। जो एग्रीमेंट है फार्मिंग एग्रीमेंट है वो शैल बी एंटर्ड इनटू द मॉर्टगेज में सेल ऑफ लैंड ऑल्सो नो एक्शन अटेम्प्टिंग टू एसुएज द कंसर्न ऑफ द फार्मर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सेड द लॉ सेज नो फार्मिंग एग्रीमेंट। जो लॉ है फार्मिंग एग्रीमेंट का वो ना तो इसमें मॉर्टगेज कर रहा है प्रॉपर्टी को ना ही लैंड को सेल कर रहा है। ऑल्सो नो एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द एग्रीकल्चर लैंड ही पॉइंटेड आउट। जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता उन्होंने ये चीज़ क्लियर की जो फार्मर्स की ज़मीन होगी उसे ना तो क्या बोलते हैं, ना तो उसे ख़रीदा जा सकता है, ना उसे मॉर्टगेज किया जा सकता है, ना ही उसे जो है क्या किया जा सकता, रिकवरी की जा सकती है उसकी। नो एक्शन फॉर रिकवरी भी नहीं करा जा सकता ऑफ द अमाउंट विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द एग्रीकल्चर। जो अमाउंट रह जाएगी इनिशिएटेड एग्रीकल्चर लैंड का ही पॉइंटेड आउट, वो उन्होंने ये चीज़ क्लियर की और ये चीज़ जो है बेंच के सामने लाए। लेकिन अब हम यहाँ पे ये देखते हैं अभी ये जो जजमेंट है इसने जो है होल्ड पे रखा है, जो 3 फार्म्स लॉज है वो होल्ड्स पे रखा है क्योंकि सोसाइटी का जो है वेलफेयर के लिए को देखते हुए, क्योंकि जुडिशल एक्टिविज्म की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसका बेनिफिट लेते हुए और रिट पिटीशन को भी सुनते हुए, जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी उसका देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एंटर किया। और आप मुझे प्लीज़ मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फार्मर्स के लिए सही है कि नहीं है। लेकिन अभी भी फार्मर्स का ये जजमेंट आने के बाद भी फार्मर्स खुश नहीं हैं और वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 70-80 से ज़्यादा फार्मर्स मर चुके हैं। कुछ ठंड के कारण मर चुके हैं, कुछ ने सुसाइड किया है, किसी ने जहर भी खाया है। मतलब इतनी क्रूशियल कंडीशन में ये प्रोटेस्ट जा चुका है। तो यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को फार्मर्स की डायरेक्ट बात सुननी चाहिए? किसी मीडिएटर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? गवर्नमेंट को जब वोट लेते हैं, गवर्नमेंट जब बात करती है, डायरेक्ट बात करती है, तो इनडायरेक्टली क्यों बात करने की ज़रूरत पड़ रही है? यहाँ पे हम क्या हमें नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट को ये फेवर लेना चाहिए? और यही चीज़ फार्मर्स जो है कोर्ट के सामने भी रखी कि पीएम मोदी ने हमसे डायरेक्ट बात नहीं की और इसको लेकर और काफ़ी फार्मर्स मर गए हैं और उस पर भी कोई मतलब अपनी उन लोगों के लिए कोई बात मतलब कुछ भी नहीं कहा। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कहना चाहिए दुखी करने वाली है फार्मर्स को, और फार्मर्स इससे बहुत कहना चाहिए दुखी है। और जो कमेटी बनाई गई है उसमें से भी काफ़ी मेंबर जा चुके हैं, उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कुछ कमेटी मेंबर्स ने ये बात कही कि हम फार्मर्स के साथ हैं और फार्मर्स जो है हम इस बिल के ख़िलाफ़ हैं, इन लॉज के ख़िलाफ़ हैं और फार्मर्स की बात सुननी चाहिए गवर्नमेंट को। ये चीज़ कमेटी के मेंबर्स ने भी मानी। इस जजमेंट के बाद ये सब भी हुआ। अब हम उस जो कमेटी है उसके बारे में भी, उसमें जो मेंबर थे 4 मेंबर हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। उसमें एक मैं अलग एक वीडियो बनाऊँगी कि उस कमेटी के लिए में कौन कौन से मेंबर थे और क्या उनकी पोजीशन थी। ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। लेकिन आप आज की वीडियो में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या फार्मर्स सही है या सेंट्रल गवर्नमेंट सही है। आप अपनी राय बताएं, क्योंकि अपनी राय बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना बड़ा सोशल वेलफेयर के लिए हो रहा है कि गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है कि हम सोशल वेलफेयर के लिए या नेचुरल जस्टिस का देखते हुए हमने इस पर लॉज लाए एग्रीकल्चर पर, जो कि मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं था फिर भी, और उसने ट्रेड और एग्रीमेंट का बेनिफिट लेते हुए, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है लॉ, तो नेचुरल जस्टिस का बेनिफिट लेते हुए। तो अगर आपको ये चीज़ लगती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सही किया तो आप मुझे उस बारे में राय दें, और अगर मतलब अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। और अगर फार्मर्स सही हैं, फार्मर्स को कमेटी पर यकीन नहीं है, तो आप उस पर बताएं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भी उन्हें यकीन नहीं है, और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया फार्मर्स ने, प्रोटेस्टर्स ने या फार्मर्स ने, कि हम पीसफुल डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें गवर्नमेंट इसके लिए मना नहीं कर सकती, लेकिन हमारी बात सुनने का भी गवर्नमेंट का राइट है। क्या आपको ये बात सही लगती है? फार्मर्स की बात सही है या नहीं है? आप मुझे इस पर भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। और अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे उस पर भी वो टॉपिक भी बताएं। और ये सुप्रीम कोर्ट की कहना चाहिए जुडिशल एक्सेस है, ये जुडिशल पावर का या जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल, अपनी पावर का इस्तेमाल, ज़्यादा एक्सेस ऑफ द जुडिशल पावर का जो है इस्तेमाल करना है। और क्या ये जुडिशल एक्टिविज्म का बेनिफिट लेते हुए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने वो लिया है, बेनिफिट लेते हुए इस पर जजमेंट दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह ठीक है? ये चीज़ें मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की और फार्मर्स की, तीनों को लेके आप लोगों की क्या राय है? प्लीज़ मेरे साथ ये चीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि हमें अपनी एक राय रखनी चाहिए। अगर हम किसी सोसाइटी का भाग हैं तो हमें अपनी राय रखनी आनी चाहिए, चाहे उसमें पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही राय हमें अपनी रखनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि किसी एक ग्रुप को लेके बायस्ड होकर सोचें, नहीं, हमें अपनी राय जो है एक सोसाइटी के वेलफेयर के हिसाब से देख के बनानी चाहिए और हर चीज़ के बारे में जानना चाहिए। ये हमारा कहना चाहिए नॉलेज हमें बनानी चाहिए, ये हमारा एक राइट है जिसे हमें करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और सोसाइटी को लेके अपनी कहना चाहिए व्यूज़ भी बनाने चाहिए, जैसे मैंने बोला पहले भी। और मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपने मुझे कमेंट बॉक्स अच्छे मतलब जैसे भी आप सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताया कीजिए, तब भी मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियोस आपके काम आ रही है कि नहीं आ रही है। और मुझे टॉपिक भी बताएं, जैसे मुझे किसी व्यूवर ने बताया था कि डेमोक्रेसी पे वो बनाइए, वीडियो बनाइए। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है जो बाय फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द 3 फार्म्स बिल में भी है, वो आर्टिकल 19 से रिलेटेड होता है। उसी में हमारा जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीक आता है,
तो उसमें जो है हमारा फंडामेंटल राइट जो है, हमें डेमोक्रेटिक राइट है जो कि हमें चाहिए, तो वो सब चीज़ें उसमें बताता है। प्रोटेस्ट करने का राइट भी आर्टिकल 19 में आता है, तो उस पर मेरी एक वीडियो है, डिटेल वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरी इस पर फार्म लॉस को लेकर जो वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं। और इसमें जो फार्मर्स के मेरिट्स के लिए और डिमेरिट्स के लिए ये फार्म्स बिल फ़ायदेमंद है कि नहीं है, हम इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो ये हम मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही।